नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत के संदर्भ में। अधिगम के सिद्धांत बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने दी है, मनोविज्ञान के बहुत सारे पक्षों के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि आपको व्यवहारात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष के द्वारा अलग अलग दिया गया है। संज्ञानवादी उसको अलग अलग बांटा गया है, संज्ञानवादी और व्यवहारवादी में। तो आज हम लोग मेनली जो बात करेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में बात करेंगे और अधिगम के सिद्धांत के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी शिक्षण एग्जामिनेशन के लिए, जो आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की बात करते हैं, चाहे आप वो बीएड की बात करें, डीएलएड की बात करें, सीटेट की बात करें, एसटेट की बात करें, केबीएस की बात करें, नेट की बात करें, जितने भी शिक्षण से संदर्भित एग्जामिनेशन होते हैं, अधिगम बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है इसके अंदर। क्योंकि जब आप स्कूलों में जाएंगे, जब आप शिक्षक बनेंगे, तो आपके लिए अधिगम ही एकमात्र उद्देश्य रहेगा वहां पर। इसीलिए अधिगम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे आज इस टॉपिक के संदर्भ में, जो व्यवहारवादियों से संदर्भित है, व्यवहारवादियों के सिद्धांत से संदर्भित है। इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। और आज मेनली जो हम लोग बात करेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत में, मुख्य सिद्धांत जो है इवान पी पावलोव महोदय का सिद्धांत, और उसका सिद्धांत जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत उन्होंने दिया था, और इसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो हमने बात की किसकी? इवान पी पावलोव के संदर्भ में। इवान पी पावलोव। अब इवान पी पावलोव एक बहुत बड़े हस्ती हैं, तो इसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी बनती है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सीटेट, बीटेट, जितने भी आप टीईटी के एग्जाम देते हैं उनमें। तो इवान पी पावलोव महोदय काफ़ी महत्वपूर्ण हैं पर्सन इसमें, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इवान पी पावलोव महोदय की यदि हम बात करें तो ये जो है एक रूसी व्यक्ति थे। कहाँ के थे? रूस के थे। और ये साइकोलॉजिस्ट ना होकर के एक शरीर शास्त्री थे। क्या थे? शरीर शास्त्री। शरीर शास्त्री का अर्थ ये है कि ये जो अपना शोध कर रहे थे वो शरीर पर कर रहे थे, किसी जीव का शरीर पर कर रहे थे। इसीलिए आप लोग इसके टेस्ट का नाम यदि आप लोगों ने सुना होगा, इसके प्रयोग का नाम सुना होगा, तो इन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? कुत्ता पे प्रयोग किया था। इन्होंने 1900 ईस्वी में जो है अपना शोध कार्य प्रारंभ किया था, अध्ययन प्रारंभ किया था इसके संदर्भ में। कब प्रारंभ किया था? प्रारंभ किया था 1900 में, ठीक है। और 1904 में इन्होंने एक प्रयोग किया। किस पे? 1904 में इन्होंने एक प्रयोग किया था कुत्ते पर, और इस कुत्ते का नाम था बैक। क्या नाम था? इस कुत्ते का नाम बैक था। 1904 में प्रयोग किया था। और ये प्रयोग जो था किस चीज का था? ये प्रयोग इसका किया गया था कुत्ते पर पाचन क्रिया के संदर्भ में। किस पे किया गया था? पाचन क्रिया के संदर्भ में किया गया था 1904 में। और इसी पर जो है शोध करने के लिए इसको 1904 में ही इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है हर एक दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इवान पी पावलोव महोदय क्या थे? एक शरीर शास्त्री थे। ये कंसेप्ट आप में क्लियर होना चाहिए। और वे रूस के थे। कहाँ के थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। मनोविज्ञान में आने से पहले वो एक शरीर शास्त्री थे और शरीर पे अध्ययन करते थे। 1900 ईस्वी में उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया था और 1904 में उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और उस कुत्ते का नाम था बैक। क्या नाम था? बैक नाम था उस कुत्ते का। और कुत्ते के पाचन क्रिया के संदर्भ में, पाचन तंत्र पर उन्होंने प्रयोग किया था। 1904 में इन्हीं प्रयोग के लिए इसे नोबेल प्राइज दिया गया था। इतनी सी बातें आप सभी को याद रखनी है। तो 1904 में ही इसे नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया, बैक कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया। पाचन क्रिया में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुत्ते का ऑपरेशन किया। कुत्ते का ऑपरेशन करके उसके गले में एक ट्यूब लगाया। ट्यूब मतलब एक पतला सा पाइप लगाया और आगे बोतल रखा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि उसका प्रयोग जो था, सबसे पहले हम इसके प्रयोग का नाम जान लेते हैं, कौन सा प्रयोग इन्होंने दिया था। तो इनके प्रयोग को मेनली जो कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसको कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये कहा जाता है। और ये अधिगम के सिद्धांत में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत था। तो इसमें आप देखेंगे इसके अन्य नाम भी बहुत सारे नाम हैं जिसके द्वारा इसको संबोधित किया जाता है। इसके संदर्भ में भी हम लोग देख लेते हैं इसके अन्य नामों में क्या क्या इसका नाम है। तो एक तो सबसे पहले आपने देखा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में यदि हम बात करें तो हर जगह पर आपको एक ही नाम मिलेगा
लेकिन यदि हम हिंदी में बात करें तो इनके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे अन्य नाम हैं। इसीलिए कन्फ्यूजन जब भी आपको लगे क्वेश्चन बनाने में, जब आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी भी प्रकार का, तो आपको यदि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन लगे तो उसके इंग्लिश वर्जन को एक बार आप जरूर देखना, क्योंकि आपको वहाँ पर इंग्लिश एक ही मिलेगा लेकिन हिंदी उसका बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की, तो इसके संदर्भ में बहुत सारे नाम प्रचलित हैं। सबसे पहले इसके अन्य नामों की यदि हम बात करें तो अन्य नाम इसमें क्या क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इसी का नाम है। क्या मैंने बताया? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इसका नाम है। इसके बाद बात करें तो इसी सिद्धांत को कहा जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो ये बहुत सारे नाम आपको हिंदी में देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन यदि हम इंग्लिश की बात करें तो सिर्फ आपको एक ही नाम मिलेगा, क्लासिकल, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको यदि देखते हैं तो एक ही नाम आपको याद करना होगा, लेकिन हिंदी में इनके बहुत सारे नाम हैं। जैसे मैंने आपको बताया संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, बहुत सारे जो मतलब नामों से इसको जाना जाता है, इस सिद्धांत को जाना जाता है। तो आपके सामने जब भी आप सेट बना रहे हो या फिर आप जब भी एग्जामिनेशन में प्रश्न को हल कर रहे हो तो आप उसका इंग्लिश वर्जन एक बार जरूर देखें, ताकि आपको इनके संदर्भ में जानकारी संपूर्ण हो सके। अब हम लोग बात करेंगे इवान पी पावलो के संदर्भ में। हमने ये देखा, तो इसके संदर्भ में हम लोग मुख्य रूप से जो आज जानने का प्रयास करेंगे, इसके प्रयोग को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके प्रयोग को। तो इसके प्रयोग के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इसके प्रयोग में आप देखेंगे कि कब हुआ था इसका प्रयोग। प्रयोग हुआ था 1904 में। किस पे प्रयोग किया गया था? कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, और कुत्ते का नाम मैंने अभी आपको सभी को बताया था, बैक। क्या नाम बताया था? बैक। इस बैक नामक कुत्ते पर प्रयोग किया गया था 1904 में। और ये जो है पाचन तंत्र पर प्रयोग किया गया था। किस पे किया गया था? पाचन तंत्र पर प्रयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसका प्रयोग क्या था। इसके प्रयोग में एक जो है स्थिति उत्पन्न की जाती है, कुत्ता का एक ऑपरेशन किया जाता है। मैं ओरिजिनल कुत्ता तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कोशिश करता हूं। माना कि ये एक कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता को एक स्थिति उत्पन्न किया जाता है। ठीक, कुत्ता के पास एक स्थिति उत्पन्न की जाती है, और कुत्ता का जो ऑपरेशन करके इस गले में, यहाँ पर, ठीक है, गले में क्या किया जाता है? एक ट्यूब लगा दिया जाता है। यहाँ गले में एक ट्यूब लगा दिया जाता है, पाइप लगा दिया जाता है, और इस प्रकार से एक जो है यहाँ पर बोतल लगा दिया जाता है, जिसमें यहाँ पर 2 ml, 4 ml, 5 ml करके उसमें दिया होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है, और इसमें एक बटन सेट किया जाता है। क्या किया जाता है? बटन सेट किया जाता है, और इसके माध्यम से क्या होता है कि इस कार्य का संचालन किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे 2-4 चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो उसके संदर्भ में मैं एक बार चर्चा आप सभी से कर देता हूँ कि आपको इसमें जो मुख्य मैनुअली देखने के लिए मिलेगा, एक मिलेगा आपको यूएस भी कहा जाता है, या फिर यूसीएस भी इसे कहा जाता है। यूसीएस मतलब होता है अनकंडीशनिंग। क्या होता है? अनकंडीशनिंग, अनकंडीशनिंग स्टिम्युलस, अनकंडीशनिंग स्टिम्युलस। ठीक है, और दूसरा होता है सीएस यानी कंडीशनिंग, कंडीशनिंग स्टिमुलस। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी स्टिमुलस में। और रिस्पॉन्स की बात करें तो यूसीआर यानी कि अनकंडीशनल, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और सीआर की बात करें तो कंडीशनल, कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी है, यूसीएस, सीएस, यूसीआर और सीआर। तो ये जो यू लगा हुआ है ये आपका बन जाता है अन, और इसको आप बात करें तो अनुबंधित, मतलब जो बंधित नहीं है,
यानी कि ये स्वाभाविक क्रिया है कि आपके सामने जब भी भोजन आता है तो आपके मुंह से लार टपकता है, या फिर जो आपके सामने स्वादिष्ट व्यंजन रखा हो तो आपके मुंह से लार आना, ये क्या है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, सहज क्रिया है। ठीक है, तो अनुबंधित यहाँ पे स्टिमुलस की बात की जा रही है, तो ये इसे कहा जाता है उद्दीपन। क्या कहा जाता है? उद्दीपन। तो ये हो गया अनुबंधित उद्दीपन, और यहाँ पे कंडीशनिंग लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? अनुबंधित उद्दीपक। इसका अर्थ ये होता है। और UCR और CR है, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया होता है, तो अनकंडीशनल है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया मतलब ऐसी क्रिया जिसका किसी से अनुबंधन नहीं कराया गया है, जोड़ा नहीं गया है। अनुबंधन क्रिया मतलब ये क्या है? नेचुरल क्रिया है, सहज क्रिया है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशनिंग रिस्पॉन्स की बात यहाँ पर की गई है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुबंधित। कंडीशन की बात की जाती है तो अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, अब आपके सामने दो ट्रेंड निकल के आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो आपको मिला यहाँ पर नया शब्द उद्दीपन, और एक शब्द आपको मिला अनुक्रिया। दो चीजें आपको देखने के लिए मिला है। इसके संदर्भ में हम लोग जाने तो आखिर उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है। उद्दीपन वह लक्ष्य होता है, उद्दीपन वह तत्व होता है जिसके प्रति कोई भी प्राणी व्यवहार करता है किसी भी प्रकार का, तो ये क्या है? उद्दीपक है। उद्दीपक किसी व्यक्ति का लक्ष्य होता है। जैसे कोई स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य होता है, वह कुछ बनना चाहता है, तो ये जो लक्ष्य आपके सामने है वह लक्ष्य क्या है? उद्दीपक है। और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो आप विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं वह क्रिया क्या कहलाती है? वह क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जो व्यवहारिक क्रिया करते हैं वह क्या कहलाती है? अनुक्रिया कहलाती है। और आप वह बाह्य तत्व, वह जो है निहित तत्व जिसे आप प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वो क्या है? उद्दीपन है, उद्दीपक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, उद्दीपक और अनुक्रिया। क्या है? उद्दीपक और अनुक्रिया। इन दोनों के संदर्भ में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रयोग इसका क्या हुआ था? कुत्ते पर हुआ था। यहाँ पर क्या था कि एक बटन सेट किया गया था। इसके प्रयोग को हम लोग 3 चरण में मेनली समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली इसमें बहुत सारे चरण थे, लेकिन 3 चरण में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला चरण में यदि हम बात करें तो इसको दिया गया पहले भोजन। क्या दिया गया? भोजन। भोजन दिया गया तो कुत्ता ने क्या किया? कुत्ता ने प्रतिक्रिया अनुक्रिया करी और इन्होंने क्या निकाला? लार निकाला। तो ये इसको जो भोजन दिया गया ये किसी से अनुबंधित तो नहीं था। किसी भी व्यक्ति के सामने जब स्वादिष्ट व्यंजन आए और वो भूखा रहे तो उसके मुंह से लार तो आना स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो भोजन इसको दिया जाता है तो ये कौन सी क्रिया है? UCS है। क्या है? UCS यानी अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस मैंने यहाँ पे लिखा है अनुबंधित या अनुकूलित, मतलब ठीक है UCS। यहाँ कोई अनुकूलन नहीं किया गया है, यहाँ कोई बंधन नहीं बनाया गया है, तो इसलिए ये क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस है। और इससे जो है रिस्पॉन्स जो ये कैसा करेगा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ये करेगा। ठीक है, क्योंकि यह मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है और यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं है। प्राकृतिक रूप से ही, स्वाभाविक रूप से ही वह क्रिया कर रहा है, लार गिरा रहा है। इस ट्यूब के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया गया। इन्होंने पाचन तंत्र पे जो शोध किया था, इन्होंने ट्यूब लगाया था इसमें, और इस ट्यूब के माध्यम से जब कुत्ता के सामने भोजन उपस्थित किया जाता था तो कुत्ते के मुंह से 5 ml के लगभग लार टपकता था, और यदि नहीं किया जाता था तो 2 ml तक का लार टपकता था। ठीक है, इस बात से ये दिखाने का प्रयास किया गया कि इन दोनों के मध्य जब अनुबंधन स्थापित किया गया था, तो आप देखें किस प्रकार से स्थापित किया गया था। पहले चरण में उन्होंने क्या किया? भोजन उसके सामने उपस्थित किया तो कुत्ता क्या निकाला? लार निकाला। इसके बाद पुनः इन्होंने क्या किया? पुनः इन्होंने घंटी बजाई। दूसरे चरण में क्या किया? इन्होंने घंटी के साथ भोजन देना प्रारंभ किया। घंटी क्या हो जाएगा? CS यानी कंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा। कंडीशन यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, इसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है घंटी से। तो घंटी क्या है? कंडीशन है। घंटी क्या है? यहाँ पर कंडीशन है, और कंडीशन के साथ अनकंडीशन स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता है। कंडीशन के साथ
एक कंडीशन स्टिमुलस है घंटी, और उसके साथ जो है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का अनुबंधन नहीं किया लगा हुआ है, क्योंकि भोजन क्या है, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है और ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक जो प्राकृतिक रूप से होता है, और अस्वाभाविक उद्दीपक जिससे हम उसको जो है जोड़ने का प्रयास करते हैं, संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, अनुबंधन जो करने का प्रयास करते हैं। तो मैं जो मतलब पावलो महोदय थे, पावलो महोदय ने घंटी का प्रयोग किया पहले, इसके बाद उसको भोजन दिया। ठीक है, घंटी का प्रयोग किया और भोजन साथ साथ दिया, और इन दोनों के अंदर एक आदर्श समय प्रस्तुत किया गया, जो कि 3 से 5 सेकंड तक का आदर्श समय होता है। तो ये क्या हुआ, ये CS है, कंडीशनिंग है, और इसमें अनकंडीशन है। तो इसके बाद जो ये लार गिराता है, जब ऐसा किया तो पुनः ये लार गिराया, मतलब UCR हुआ, क्योंकि अनकंडीशन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसीलिए इन्होंने जो प्रतिक्रिया करी, ये प्रतिक्रिया कैसी रही, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स इन्होंने किया, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स किया, अनुक्रिया किया कि इन्होंने अनकंडीशन। इसके बाद तीसरे चरण की यदि हम बात करें तो इस प्रकार की प्रक्रिया को घंटी इसमें इस प्रकार का बटन सेट किया हुआ था कि इस बटन को दबाने के बाद तुरंत ही आवाज होती थी, और आवाज होने के साथ ही इसको भोजन मिल जाता था। तो इस प्रकार से इन दोनों के जो क्रम थे, निश्चित क्रम थे। इसका क्रम क्या था, निश्चित क्रम था, अर्थात जिससे हमें अनुबंधन स्थापित करना है, जो हमारा कंडीशनिंग स्टिमुलस है उसको पहले प्रस्तुत करना, और इसके बाद जो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कि जिसके जगह पर हमको ये स्थापित करना है, अनुबंधन जोड़ना है, जिससे वो क्या है, भोजन। ठीक है, भोजन के माध्यम से हम घंटी से उसका अनुबंधन करना चाहते हैं। तो ये जो है, ये क्या है, CS है, ये क्या है, UCS है। तो इन दोनों को एक साथ लगातार 1 बार 2 बार 3 बार कई बार किया गया। तो कई बार करने के बाद जो है एक बार भोजन को हटा दिया गया, और सिर्फ यहाँ पर क्या किया गया, घंटी बजाई गई। क्या किया गया, घंटी बजाई गई। तो कुत्ता को ऐसा लगा कि भोजन आने वाला होगा, और उन्होंने क्या किया, लार गिराया। ठीक है, तो ये जो घंटी है ये हमारा क्या है, ये हमारा है CS, मतलब कंडीशनिंग स्टिमुलस मतलब अनुबंधित ये उद्दीपक हमने दिया है, प्रस्तुत किया, क्या, अनुबंधित उद्दीपक को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, पावलो महोदय ने प्रस्तुत किया। तो इन्होंने क्या किया, लार गिराया। तो ये क्या है, R होगा। तो ये क्या किया, इन्होंने कंडीशनिंग स्टिमुलस प्रस्तुत करने पर इन्होंने कंडीशनिंग रिस्पॉन्स इन्होंने दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे, इसके 3 चरणों में आप समझने का प्रयास करें। जब भोजन दिया गया, ये स्वाभाविक था, भोजन दिया गया तो उन्होंने स्वाभाविक क्रिया किया, लार गिराया। फिर उन्हें जो घंटी के साथ समायोजन किया गया, मतलब घंटी के साथ उसको अनुबंधन स्थापित करने के लिए CS यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस को एक साथ मिलाकर दिया गया। तो यह यहाँ पे क्या करता है, UCR निकालता है, मतलब लार निकालता है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स यहाँ पर देता है। इसके बाद बात करें 3rd नंबर पे घंटी का, तो तीसरे चरण की बात करें तो सिर्फ घंटी को जब यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है तो भी ये क्या करता है, लार गिरा देता है। अर्थात इन दोनों के मध्य, घंटी और लार के मध्य क्या होता है, घंटी और लार के मध्य जो है अनुबंधन स्थापित हो जाता है। क्या होता है, अनुबंधन स्थापित हो जाता है। तो ये अनुबंधन का स्थापित होना ही अधिगम है, ये व्यवहारवादियों का मानना है। क्या है, इसी को क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है व्यवहारवादियों के अनुसार। तो ये अधिगम अनुबंधन जो स्थापित हो गया, इन दोनों के बीच जो अधिगम अनुबंधन स्थापित हो गया, बॉन्डिंग बन गया, तो ये बॉन्डिंग ही अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार, व्यवहारवादियों के अनुसार। इन दोनों के मध्य बने हुए बॉन्डिंग को ही अधिगम कहते हैं। अब जो है इसमें आपको इसका प्रयोग था, मैंने ली, इसके प्रयोग को हमने देखा। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखेंगे। इससे कुछ शर्त रखे गए थे, जिन शर्तों को न मानने से ये सिद्धांत जो है काम नहीं कर सकता है। तो इसके कुछ शर्तों को हम लोग देख लेते हैं। इनके कुछ शर्तें क्या क्या थी, क्या क्या इन्होंने शर्त रखी थी, क्या क्या कंडीशन थे इस थ्योरी के संदर्भ में, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो घंटी से इसका अनुबंधन होता है तो इसमें कौन कौन सी शर्तें हैं। सबसे पहला शर्त इन्होंने रखा कि जब भी इस प्रकार का प्रयोग आप कर रहे हो,
ठीक है। तो इन CS और UCS को देने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, CS और UCS को उपस्थित करने का क्या होना चाहिए, निश्चित क्रम होना चाहिए। इन्होंने ये कहा निश्चित क्रम होना चाहिए, ये इन्होंने कहा निश्चित क्रम होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, निश्चित क्रम से अभिप्राय क्या है। अर्थात जिस चीज से हमें अनुबंधन करना है पहले उसको, इसके बाद जो है जिस चीज के द्वारा हमें अनुबंधन करना है उसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी कि घंटी से हमें अनुबंधन करना था। पाब्लो महोदय ने घंटी से अनुबंधन किया था कुत्ते के लार को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो CS था इसे पहले किया गया, इसके बाद जो है उसके तुरंत बाद ये UCS दिया गया। तो ये जो है इसका निश्चित क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हमने घंटी बजाई और जो है इसके बाद मैंने भोजन दिया, इसके पुनः दोबारा जब मैंने प्रयास किया दूसरे प्रयास में पहले भोजन दे दिया फिर घंटी बजाई। इस प्रकार से आपका यहाँ पर अनुबंधन स्थापित नहीं होगा। इसके लिए अनुबंधन को स्थापित करने के लिए इनके द्वारा जो कुछ कंडीशन दिए गए थे उन कंडीशनों में इन बातों को रखा गया था कि जो कंडीशनिंग स्टिमुलस होगा और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस होगा, इनको उपस्थित करने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। ये बातें सबसे पहले यहाँ पर शर्त के अंतर्गत की गई थी। अब दूसरे शर्त की यदि हम बात करें तो दूसरा शर्त इसमें रखा गया था कि CS और UCS को उपस्थित करने का जो कालक्रम होना चाहिए वो आदर्श काल होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने, CS और UCS को उपस्थित करने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निश्चित क्रम होना चाहिए। निश्चित समय होना चाहिए। क्रम वाला मैंने ऊपर लिखा है, तो निश्चित क्या होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए। निश्चित समय, या फिर कहें तो आप इसको आदर्श समय की बात हम यहाँ पे की जाती है। और ये आदर्श समय कितना है, आदर्श समय में 3 से लेके 5 सेकेंड, ओनली फॉर 3 to 5 सेकेंड यहाँ पे रखा गया है आदर्श समय के अंतर्गत। इसके अंदर ही आप घंटी बजाएंगे और उसके साथ भोजन उपस्थित करेंगे, तो ही ये जो है प्रभावशील होगा। ऐसा नहीं कि अभी हम घंटी बजाते हैं और आधे घंटे बाद उसको खाने के लिए देंगे, तो इसमें इस प्रकार से जो है इसमें आप अनुबंधन स्थापित नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद इसमें है 2 चीज़ें आपको मैनुअली यहाँ पर देखने के लिए मिला। और तीसरी चीज़ें यहाँ पर ये था कि इसमें बाह्य अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब भी आप ये इसमें अनुबंधन स्थापित करें तो बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। इसकी शर्तें थी इन सभी चीज़ों को मिला करके। तो बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। जैसे आपने घंटी बजाई और उसी समय किसी विद्यालय का घंटी बज जाता है तो उसके मस्तिष्क में जो है बाह्य अवरोध उत्पन्न हो जाता है, और ये बाह्य अवरोध उत्पन्न होने के कारण उसमें अनुबंधन स्थापित होने में कठिनाई होती है। तो बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। और पाव्लो महोदय ने जो इसके संदर्भ में प्रयोग किया था तो बिल्कुल साउंड प्रूफ उसका जो बनाया गया था स्थान, साउंड प्रूफ स्थान बना करके उसमें ये प्रयोग उन्होंने किया था कुत्ते के ऊपर। क्या नाम था उस कुत्ते का, बैक नाम था उस कुत्ते का। तो यहाँ पर हमने बात की इसके शर्तों के संदर्भ में। तो शर्त क्या थी, CS और UCS को उपस्थित करने का, यानी कि घंटी और जो आपका ये भोजन था इसको उपस्थित करने का क्या होना चाहिए, निश्चित क्रम होना चाहिए। और CS और UCS को उपस्थित करने का निश्चित समय यानी कि आदर्श समय होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी इसमें बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए, ये बातें इसमें कही गई थी। इस सिद्धांत के इसमें शर्त के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को रखा गया था। और इसमें हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुबंधन की दशाएं भी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। अनुबंधन की दशाएं अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल होनी चाहिए का अर्थ ये है कि कुत्ता को भूख भी लगा होना चाहिए। भूख नहीं लगेगा तो
उसमें जो है ये प्रक्रिया नहीं देखी जाएगी, ये अनुक्रिया वो नहीं करेगा। तो अनुबंधन की दशाएं क्या होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल होने पर इस प्रकार के व्यवहार आप नहीं देखेंगे उसमें। तो ये जो है मुख्य बातें इसके संदर्भ में बताई गई थी। प्रयोग कुत्ते पर किया था, पाचन तंत्र का प्रयोग था 1904 में किया गया था। तो यहाँ पर हमने आपको बताने का प्रयास किया इसके प्रयोग के संदर्भ में, और इसकी कुछ शर्त को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, और इसके संदर्भ में हम अब जानने का प्रयास करेंगे इसके कुछ नियम के संदर्भ में। इसके कुछ नियम हैं जो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं, और उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इस थ्योरी के अंतर्गत। इसके कुछ नियमों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो 4-5 नियम इसमें प्रमुख है, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला इसमें नियम जो दिया गया था, सबसे पहला नियम इसमें था कुछ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, नियम की बात कर रहे हैं, कुछ सिद्धांतों की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो नियम दिया गया था, 4-5 नियम मैनली मुख्य था, और उसमें जो पहला नियम था, इसका नियम था पहला उसमें उत्तेजना का नियम। क्या था, उत्तेजना का नियम। तो उत्तेजना का नियम क्या होता है, उत्तेजना का नियम से तात्पर्य ये है, उत्तेजना का नियम ये दिया गया था, इससे तात्पर्य है कि पावलोव महोदय ने जो प्रयोग किया था, पावलोव महोदय ने जो प्रयोग किया था, इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, घंटी भोजन, घंटी के साथ जब भी वो भोजन को उपस्थित करता था, इसका क्रम जो है बार बार कई बार दोहराया गया, और दोहराने के बाद कुत्ते का जो था घंटी से अनुबंधन स्थापित हो गया। ठीक है, इसके बाद जब भी घंटी बजाया जाता था तो कुत्ता लार गिरा देता था। इस प्रकार की प्रक्रियाएं यहाँ पर देखी गई। तो ये बार बार की प्रक्रिया जो दोहराने का जो क्रम रहा था, बार बार की प्रक्रिया दोहराने का जो क्रम रहा था, ये क्रम जो है उसमें उत्तेजना प्रबलित कर रहा था, उत्तेजना उसमें उत्पन्न कर रहा था, और जब भी वो प्रयास करता था उसे भोजन उसके सामने उपस्थित हो जाता था। तो कुत्ता जो है उत्तेजित हो जाता था, और ये उत्तेजना तभी हुई जब ये प्रक्रिया बार बार की गई, बार बार दोहराई गई। तो उत्तेजना का नियम इसमें दिया गया था कि उत्तेजना जब जितना ज़्यादा होगा, छात्रों में सीखने की उतनी ही ज़्यादा क्षमता विकसित होगी। ठीक है, तो उत्तेजना को यहाँ पर महत्व दिया गया था, उत्तेजना का नियम इन्होंने दिया था। इसके बाद बात करें दूसरा, तो इसमें आप देखेंगे कि विलोपन का नियम दिया गया, विलोपन का नियम। अब विलोपन का नियम से क्या अभिप्राय है, इसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। तो विलोपन का नियम दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले भोजन दिया गया, फिर इन्होंने लार गिराया, फिर घंटी के साथ भोजन को जोड़ा गया, इसके बाद जो है दिया गया तो क्या किया, लार गिराया। इसके बीच दोस्तों आदर्श समय प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया था, आदर्श समय प्रस्तुत किया गया था, 3 से 5 सेकंड का समय आदर्श समय प्रस्तुत किया गया था। और उसी के बीच यदि आप ये नहीं देते हैं, उसको घंटी के साथ भोजन नहीं देते हैं, तो ये आपका जो है अनुबंधन स्थापित नहीं होता है। ठीक है, अनुबंधन स्थापित करने के लिए जो आदर्श समय रखा गया है 3 से 5 जो है सेकंड रखा गया है। तो इस प्रकार से आप देखें, भोजन, इसके बाद लार गिराया, फिर घंटी के साथ भोजन को जोड़ा गया, इसके बाद जो है फिर दिया तो लार गिराया, फिर घंटी दिया, सिर्फ घंटी, इसके बाद इन्होंने लार गिरा दी। तो घंटी के साथ क्या हुआ, इसका अनुबंधन स्थापित हो गया, और इसके अनुसार अनुबंधन जो स्थापित होता है वही अधिगम है। ठीक है, तो इन्होंने कहा विलोपन का नियम। अब विलोपन के नियम में आप देखेंगे कि जो ये क्रिया जो बार बार की जाती है, जैसे यहाँ पर भोजन दिया गया पहले, तो इन्होंने क्या किया, लार गिराया, फिर इसे यहाँ पे जो घंटी बजाया गया, घंटी के साथ भोजन को जोड़ दिया गया, तो इन्होंने क्या किया, फिर लार गिराया, फिर इन्होंने यहाँ पे तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया, घंटी बजाई, तो कुत्ते ने क्या किया, लार गिरा दिया। फिर क्या हुआ, घंटी बजाई, कुत्ते ने लार गिरा दिया। तो ये क्रिया बार बार जब होती है और उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुत्ते को भोजन जब प्राप्त नहीं होता है, तो क्या होता है, कुत्ता जो है धीरे धीरे लार गिराना बंद कर देता है। फिर जब आप घंटी बजाते हैं तो कुत्ता क्या करता है, लार नहीं गिराता है। तो ये जो है ये बताने का प्रयास किया गया कि इसमें विलोपन जो है अधिक होता है, अर्थात सीखी गई चीज जो है उसका विलोपन भी हो सकता है, क्योंकि बार बार यहाँ पर जो है उसको उद्दीपक प्राप्त नहीं हो रहा है। जब तक उद्दीपक प्राप्त होता है तब तक ये क्रिया क्या होती है, मजबूत होती है, बॉन्डिंग मजबूत होता है। जैसे ही इसमें उद्दीपक हटता है, ये प्रक्रिया क्या होती है, धीरे धीरे विलोपन होने लगता है, विलोपन की कगार पर चले जाता है।
तो ये चीजें यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया था इसके माध्यम से, विलोपन के नियम के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया, दो नियमों को हमने देखा। एक तो उत्तेजना का नियम, यानी कि इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए क्या होना चाहिए, उत्तेजना होनी चाहिए। प्राणी में उत्तेजना होगी, जितनी ज्यादा उत्तेजना होगी उतना ही ज्यादा अधिगम वो कर सकेगा। तो उत्तेजित करने का प्रयास उसको किया जाना चाहिए किसी भी स्तर से, बार बार प्रयास के माध्यम से या फिर जिस भी स्तर से उसे उत्तेजना का जो है उसमें विकास किया जाना चाहिए। उत्तेजना का नियम इन्होंने दिया था इसके संदर्भ में। अब आगे है विलोपन का नियम। क्या दिया गया था, विलोपन का नियम। विलोपन का नियम में हमने आपको बताया कि भोजन फिर लार, घंटी के साथ भोजन दिया, लार गिराया, फिर घंटी बजाया, लार गिराया, फिर घंटी बजाया, लार गिराया। धीरे धीरे क्या होता है, ये प्रक्रिया उसमें जो है मिटने लगता है, हटने लगता है। यानी कि आप लगातार यदि घंटी बजाते हैं और उसको भोजन उपस्थित नहीं किया जाता है, घंटी बजाते हैं और भोजन नहीं दिया जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया में उसका लार का आना जो है धीरे धीरे कम हो जाता है या फिर रुक जाता है। तो विलोपन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसमें जो भोजन यानी घंटी का जो लार से उसका अनुबंधन हुआ था, ये अनुबंधन जो था धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तो ये विलोपन का नियम बताता है। ठीक है, तो दो नियम हमने आपके सामने चर्चा की। तीसरे नियम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वतः पुनर्लाभ। क्या है, स्वतः पुनर्लाभ। ठीक है, स्वतः पुनर्लाभ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। स्वतः पुनर्लाभ क्या है? स्वतः पुनर्लाभ में आप देखेंगे ये भी नियम था, स्वतः पुनर्लाभ का नियम। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को आप यदि आदत लगा देते हैं, आदत लगाने के बाद क्या होता है कि कुछ दिन तक तो वो भूल जाता है, लेकिन अचानक यदि आप किसी दिन मिलते हैं तो पुनः वो उस प्रकार की प्रक्रिया को कर देता है। जैसे मान के चलिए इसे लगातार भोजन दिया जा रहा था तो वो लार गिरा रहा था, फिर इस प्रकार उसको घंटी के साथ भोजन दिया गया तो वो फिर लार गिराने लगा। धीरे धीरे ये क्रिया बार बार कई बार दोहराया गया। कई बार दोहराने के बाद कुत्ता का घंटी से अनुबंधन हो गया। जब भी घंटी बजाई जाती थी कुत्ता को लगता था जरूर हमें अब खाना मिलेगा, स्वादिष्ट खाना मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है उसमें घंटी से उसका अनुबंधन हो गया। उसको ये बात 100% पता हो गई थी कि जब भी घंटी बजता है मुझे भरपेट खाना मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका अनुबंधन हो गया था घंटी से। घंटी के 3 से 5 सेकंड के अंदर उसको खाना मिल जाता था। इस प्रकार जो है उद्दीपक को प्राप्त करता था, यानी संतुष्टि उसको होता था। संतुष्टि का नियम भी इसमें आप देखेंगे तो संतुष्टि उसको जैसे ही होता था वो जो है उसके प्रति उत्तेजित हो जाता था। तो बार बार उत्तेजना इसमें उत्पन्न की गई और उत्तेजना के द्वारा उसमें क्या किया गया, अनुबंधन स्थापित कर दिया गया। जैसे आगे आप जाएंगे तो आप देखेंगे घंटी बजा रहा है तो लार गिरा देता है, अर्थात इसका अनुबंधन हो जाता है। बार बार करने के बाद घंटी बजाया, लार गिरा दिया, उसको लगा कि फिर से भोजन आने वाला है तो आप भोजन आप एक बार नहीं दिए, फिर घंटी बजाए, फिर उन्होंने लार गिरा दिया, फिर घंटी बजाए, लार गिरा दिया। तो ये जो प्रक्रिया आप देखेंगे कई बार आप लगातार यदि घंटी बजाते हैं और उसको कोई भी उद्दीपक प्राप्त नहीं होता है, कोई भी भोजन उसको प्राप्त नहीं होता है, तो ये क्रिया धीरे धीरे विलोपन के कगार पर चली जाती है और ये धीरे धीरे क्या होता है, विलुप्त हो जाती है, विलोपन हो जाता है इसका। इसके बाद वो आप कितनों भी घंटी बजाओगे तो वो लार नहीं गिराएगा, नहीं गिराता है। तो यहाँ पर आप देखें ये जो आपका स्वतः पुनर्लाभ है ये बताता है कि ये धीरे धीरे क्या होता है, विलोपन के कगार पे हो जाता है। इसके बाद कई दिनों के बाद क्या होता है, कई दिनों के बाद आप देखेंगे तो जैसे ही कई दिनों के बाद जैसे ही आप एक बार घंटी बजाएं तो गलती से कुत्ते का लार निकल जाता है। इसे कहा जाता है स्वतः पुनर्लाभ। क्या कहा जाता है, स्वतः पुनर्लाभ। तो ये बातें यहाँ पर आप सभी को समझनी है। स्वतः पुनर्लाभ का नियम क्या कहता है, स्वतः पुनर्लाभ का नियम ये कहता है जब हम किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी जीव को अनुबंधन स्थापित कर देते हैं किसी चीज से, तो वो अनुबंधन जो है धीरे धीरे विलोपन के कगार पर भी आ जाता है। लेकिन जब भी कभी इस प्रकार का परिस्थिति बनता है तो वो जो है स्वतः उस क्रिया को कर देता है। जैसे यहाँ पर ये जो है विलुप्त हो चुका था, इसका ये अनुबंधन जो था ये विलुप्त हो चुका था, लेकिन कई दिनों के बाद पुनः एक बार उस प्रकार के जो उन्होंने सुना आवाज, फिर उन्होंने घंटी का आवाज सुना तो वो क्या किया, लार निकाल दिया। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया आप देखते हैं ये प्रक्रिया स्वतः पुनर्लाभ कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वतः पुनर्लाभ कहलाती है। तो 3 नियम इसमें हमने आपको बता दिया। ठीक है, 3 नियम आपने यहाँ पर देखा तो ये आपको लगभग समझ में आ गई होगी। इसके बाद यदि हम बात करें 5वें नियम की बात, चौथे नियम की हम लोग बात करें तो यहाँ आप देखेंगे उद्दीपक समानीकरण। ये क्या करता है, उद्दीपक समानीकरण कर लेता है। ये भी उद्दीपन समानीकरण का नियम इन्होंने दिया था।
तो उद्दीपन सामान्यीकरण का नियम क्या कहलाता है, इसके संदर्भ में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उद्दीपन सामान्यीकरण का अर्थ ये होता है कि ये जो हमारे पावलो महोदय ने जो घंटी के साथ भोजन को प्रस्तुत किया था, तो घंटी क्या था, ये भी आपका उद्दीपन है, लेकिन ये कैसा है, कंडीशन वाला स्टिमुलस है, और ये बिना कंडीशन का स्टिमुलस है। ठीक है, ये स्वाभाविक है और ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो जब इसका अनुबंधन घंटी के साथ कुत्ते का अनुबंधन हो जाता है, तो जब भी घंटी बजाई जाती है कुत्ते के द्वारा लार निकाला जाता है। ठीक है, जब भी घंटी बजाई जाती है कुत्ते के द्वारा लार निकाला जाता है। अब कुत्ता के मस्तिष्क में घंटी की आवाज ऐड हो चुकी है। क्या हो, ये घंटी की आवाज ऐड हो चुकी है। जब भी ये प्रयोग किया गया था, ये प्रयोग साउंड प्रूफ स्थान पे किया गया था, लेकिन जब उसके सामने इसी प्रकार घंटी की आवाज से मिलती जुलती आवाज उसके सामने जब भी उपस्थित होता है, तो कुत्ता क्या करता है, पुनः लार गिरा देता है। क्या करता है, पुनः लार गिरा देता है। और ये जो पुनः लार जो उसमें गिराने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार घंटी की आवाज से मिलते जुलते आवाजों के होने पर भी वो बच्चा क्या करता है, लार गिरा देता है। ये कुत्ता क्या करता है, लार गिरा देता है। तो लार गिराने की जो ये प्रक्रिया आप देख रहे हैं, ये उद्दीपन का उन्होंने सामान्यीकरण कर लिया। उसे लगा कि पुनः वही घंटी बजाई गई है जिसके माध्यम से मुझे भोजन दिया जाता था या फिर मुझे उद्दीपक की प्राप्ति होती थी। उसे लगा, कुत्ते को लगा इस प्रकार। तो यहां पर आप देखें, उद्दीपक सामान्यीकरण का नियम उन्होंने दिया था। किन्होंने दिया था, पावलो महोदय ने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से यह नियम दिया कि इसमें उद्दीपक सामान्यीकरण भी हो सकता है। तो उद्दीपक सामान्यीकरण का नियम यहां पर दिया गया था। अब देखेंगे आप पांचवें इसके नियम के संदर्भ में, तो यहां आप देखेंगे उद्दीपक विभेदन का नियम। उद्दीपक विभेदन का नियम, उद्दीपक विभेद करने के लिए ये सीख जाता है। अब ये उद्दीपक विभेद की बात करें हम, तो उद्दीपक विभेदन का नियम ये होता है कि जब किसी भी प्राणी को आप किसी चीज से अनुबंधित करना चाहते हैं या फिर आपने अनुबंधन कर दिया है, इसका मैंने पावलो महोदय ने घंटी को भोजन के साथ देने के बाद कुत्ते का क्या किया, कुत्ते से उसका अनुबंधन कर दिया। तो कुत्ते से जो अनुबंधन किया इन्होंने, कुत्ते से अनुबंधन करने के पश्चात आप जब देखेंगे इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया, बार बार कई बार दोहराने के पश्चात ये जो है इसके अनुबंधन हो जाता है। तो ये अनुबंधन में आप देखेंगे कि जो ये प्रक्रिया होती है, उद्दीपक विभेदन की प्रक्रिया इसमें कब होती है, जब ये इसके साथ लगातार रूप से घंटी बजाई जाती है और ये लार का प्रदर्शन करता है। तो इसमें आप देखेंगे एक मुख्य चीजें आप देखेंगे 1000, यहाँ पर इसमें बातें भी कहीं कहीं आपको प्रश्न मिलेंगे। तो 1000 HT होता है, यानी कि हर टोन इतना ही आवाज की गई थी, इतनी आवाज जो की गई थी, ध्वनि का वेव उत्पन्न किया गया था 1000 हर्ट टोन। ठीक है, 1000 हर्ट टोन जो है यहाँ पर आवाज उपलब्ध किया गया था उनको, कुत्ता के सामने जो घंटी बजाई गई थी। तो ये घंटी का आवाज कितना था, घंटी का आवाज था 1000 HZ, यानी कि हर्ट टोन उसका आवाज दिया गया था। ठीक है, तो कुत्ते को जो अनुबंधन हुआ था, कुत्ते में जो अनुबंधन हुआ था, ये अनुबंधन जब वो पूर्ण रूप से उसमें अनुबंधन हो गया था, अनुबंधन जब मजबूत हो जाता है, तो अनुबंधन वो उद्दीपक विभेद करने के लिए भी सक्षम हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसके मालिक ने घंटी बजाई है या फिर उसके मालिक ने घंटी बजाई है या फिर स्कूल का घंटी बजा है, इसमें वो विभेद कर लेता है। तो ये विभेद करने की जो क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है, यही उद्दीपक विभेदन का नियम बताता है। तो इतनी सी बातें शायद आप सभी को भरपूर रूप से समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग आगे अब चलते हैं। इन्होंने दिया था एक और नियम, और इस नियम का नाम था, यहाँ पर आप देखेंगे तो कालक्रम का नियम। क्या दिया था इन्होंने, कालक्रम का नियम, कालक्रमिक नियम, ये इन्होंने दिया था। कालक्रमिक नियम क्या होता है, कालक्रमिक नियम हमने आपको बताया, काल और क्रम दोनों ही, काल मतलब क्या, समय, और क्रम मतलब क्रम, काल और क्रम दोनों ही नियमित होना चाहिए, अन्यथा ये आपका जो है अनुबंधन स्थापित नहीं हो सकेगा, बॉन्ड नहीं बन सकेगा। तो ये जो है आपका काल और क्रम दोनों ही समान होना चाहिए, अर्थात घंटी को बजाने के पश्चात, यानी कि जो हमारा कंडीशनिंग स्टिमुलस है, उसके बाद कंडीशनल स्टिमुलस के बाद जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये जो क्रम जो होना चाहिए, ये क्रम में होना चाहिए।
जो उसको उपस्थित करने का जो एक क्रम होना चाहिए, अर्थात जिस चीज से हम अनुबंधन करना चाह रहे हैं उसे पहले उपस्थित करना है और इसके बाद जिसके द्वारा हम अनुबंधन करना चाहते हैं उसे बाद में उपस्थित करना है। जैसे हम घंटी से उसका अनुबंधन करना चाह रहे थे तो घंटी को पहले बजाएंगे और इसके बाद तुरंत उसके बाद हम भोजन वहां पर उपलब्ध कराएंगे। तो ये जो है उसका क्रम होना चाहिए। और इसके बाद काल का अर्थ ये है समय, अर्थात इसके लिए एक आदर्श समय होना चाहिए 3 to 5 सेकेंड। कितना होना चाहिए? 3 से 5 सेकेंड का एक आदर्श समय इसमें बताया गया है कि इसके अंदर ही यदि उन्हें उद्दीपक की प्राप्ति नहीं होती है तो आप इस प्रकार का अनुबंधन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो है ये नियम उन्होंने बताया था, काल क्रमिक का नियम। शायद आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन्होंने बताया था एक और, इसमें आप देख लीजिए, तो ये था बाह्य अवरोध का नियम। क्या था? बाह्य अवरोध का नियम। बाह्य अवरोध का नियम आप सभी समझ रहे होंगे। इन्होंने दिया था बाह्य अवरोध का नियम, अर्थात जब भी आप इस प्रकार जो है अनुबंधन स्थापित करना चाह रहे होंगे तो इस समय यदि कोई किसी भी प्रकार का बाह्य अवरोध उत्पन्न होता है तो उस प्राणी में क्या होती है, विभेद करने की क्षमता जो है थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, तो बाह्य अवरोध यदि उत्पन्न होती है तो उसे जो है अनुबंधन करने में काफ़ी समय लग जाता है, उसमें अनुबंधन करने में काफ़ी समय लग जाता है और उसमें अनुबंधन होने में बहुत देर हो जाती है। ठीक है, तो ये बाह्य अवरोध का नियम उन्होंने बताया कि बाह्य अवरोध जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है अनुबंधन स्थापित करने में। तो ये जो है इसके कुछ मुख्य नियमों के संदर्भ में हमने बात करी। तो आज के इस सिद्धांत के संदर्भ में हमने बहुत सारी बातों को जानने का प्रयास किया कि ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है और ये काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको अन्य नामों से जाना जाता है और ये अन्य नाम है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्या नाम है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या नाम है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये सभी नामों से, इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, इन सभी नामों से इस थ्योरी को जाना जाता है और ये अधिगम के सिद्धांत में, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या है? काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और ये जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इवान पी पावलोव। कौन है? इवान पी पावलोव। इवान पी पावलोव क्या है? ये प्रतिपादक हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इवान पी पावलोव महोदय हैं। और इवान पी पावलोव यानी कि ये पी जो है, ये पी का अर्थ है पेट्रोविच। इवान पेट्रोविच पावलोव इसका पूरा नाम है और ये रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। ये मनोविज्ञान में आने से पहले क्या थे? शरीर शास्त्री थे। ये मनोवैज्ञानिक थे या शरीर शास्त्री थे? तो ये क्या थे? शरीर शास्त्री थे। ये शरीर शास्त्री थे और ये जो है शरीर पर प्रयोग करते थे, जीवों के शरीर पर प्रयोग करते थे। इन्होंने 1900 ईस्वी में अध्ययन प्रारंभ किया था। क्या किया था? अध्ययन प्रारंभ किया था। कब किया था? 1900 ईस्वी में अध्ययन प्रारंभ किया था। किसके संदर्भ में? जो इन्होंने शोध कार्य किया था, शोध के संदर्भ में अध्ययन प्रारंभ कब किया था? अध्ययन प्रारंभ किया था 1900 ईस्वी में। 1904 में इन्होंने ये पाचन क्रिया पर एक प्रयोग किया। पाचन क्रिया पर जो इन्होंने प्रयोग किया, इसी प्रयोग के लिए, पाचन क्रिया के जो प्रयोग इन्होंने किया, तो पाचन क्रिया के प्रयोग के लिए इन्हें 1904 में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इतनी सी बातें आपको इसके संदर्भ में ध्यान में रखनी है। अब इसके प्रयोग के संदर्भ में हमने बात की, तो प्रयोग के संदर्भ में आपने देखा कि ये प्रयोग कब किया था? 1904 में। और इसका प्रयोग था किस पे हुआ था? इसका प्रयोग किस पे हुआ था? इसका प्रयोग हुआ था कुत्ते पर। किस पे हुआ था? कुत्ते पे किया गया था प्रयोग। और उस कुत्ते का नाम क्या था? कुत्ते का नाम था बैक। क्या नाम था? BE के बैक। ठीक है, और ये जो इसका जो हुआ था, किस पे किया था इन्होंने? पाचन तंत्र पर प्रयोग किया था। किस पे किया था? पाचन तंत्र पर प्रयोग किया था। और इस प्रयोग में इन्होंने एक कुत्ते का ऑपरेशन किया था, गले का ऑपरेशन कर। इसमें जो है, इसमें कुत्ते में जो है लार गिराने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो ये जो है यहाँ पर एक ट्यूब लगाया था, एक पाइप लगाया था और इधर एक जो है नापने की वस्तु लगी हुई थी, 1 ml 2 ml 5 ml जो भी था, तो ये यहाँ पर लगी हुई थी। तो उन्होंने इसके माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि जब भी उसके सामने उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता था तो ये जो है लार उसमें से गिराता था।
तो इस प्रकार उन्होंने एक थ्योरी दिया और उस थ्योरी का नाम क्या था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि यूसीएस और यूसीआर जो है इसके माध्यम से हम यहाँ पर अनुबंधन कर सकते हैं, और अनुबंधन जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा अधिगम स्थायी होगा। ठीक है, ये इन्होंने बताने का प्रयास किया और इसमें कुछ नियम उन्होंने दिए, कुछ इसके शर्तें उन्होंने बताई जिसके संदर्भ में हमने आप सभी से चर्चा की। तो यहाँ पर कुछ शर्तों में इन्होंने बताया कि सीएस और यूसीएस को उपस्थित करने का क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए, यानी कि जब आप घंटी बजाते हैं और घंटी और भोजन को देने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहली बार घंटी बजाते हैं फिर भोजन देते हैं और दूसरा बार पहले भोजन दे देते हैं फिर घंटी बजाते हैं, तो इस प्रकार आपका अनुबंधन स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, निश्चित क्रम का होना जरूरी है। और इन्होंने दूसरी बात इन्होंने शर्त में बताई कि सीएस और यूसीएस यानी कि घंटी और भोजन को देने का जो समय होना चाहिए, ये समय क्या होना चाहिए, आदर्श समय होना चाहिए, 3 to 5 सेकंड का आदर्श समय होना चाहिए। इन्होंने ये बातें बताई थी। और तीसरे शर्त में इन्होंने कहा कि बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इवान पी पावलोव महोदय ने जो प्रयोग किया था, इस प्रयोग में उन्होंने जिस स्थान का प्रयोग किया था वह स्थान बिल्कुल साउंड प्रूफ स्थान था, और इसी स्थान पे उन्होंने प्रयोग किया था जिसके माध्यम से उन्होंने अनुबंधन स्थापित किया था कुत्ते का उसके घंटी के साथ। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। बाह्य अवरोध होने पर इसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है और आपका अनुबंधन जल्दी नहीं हो पाएगा। इसके लिए बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए, ये शर्त इसकी थी। अनुबंधन की दशाएं अनुकूल होनी चाहिए। अनुबंधन की दशाएं अनुकूल होने चाहिए का ये अर्थ है कि जिससे आप जो है अनुबंधन करना चाह रहे हैं वह जीव अनुकूल होना चाहिए, वह पागल टाइप का नहीं होना चाहिए, उसमें जो है सही होना चाहिए, उसमें अनुकूल व्यवहार उसमें होना चाहिए, तो भी आप उसमें जो है अनुबंधन की दशाएं अनुकूल होगी, तभी आप उसमें अनुबंधन कर पाएंगे। ये बातें इसके द्वारा बताने का प्रयास किया गया। और इन्होंने कुछ जो है इसके संदर्भ में नियम दिया जिसके संदर्भ में उन्होंने बताने का प्रयास किया। ये कुछ नियम के आधार पर चलता है, इसके कुछ सिद्धांत हैं। तो उन्होंने पहले सिद्धांत के संदर्भ में बात की, उत्तेजना के संदर्भ में उत्तेजना का नियम, जितना ज्यादा उत्तेजना प्राणी में होगा उतनी ज्यादा उसमें अनुबंधन जो है मजबूत बनेगा, और जितना मजबूत अनुबंधन होगा वही अनुबंधन का बनना, वही बॉन्डिंग का बनना, दोस्तों वही बॉन्डिंग का बनना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। इसके अंतर्गत इसमें आप देखेंगे तो उन्होंने दिया विलोपन का नियम, अर्थात जब प्रक्रिया के दौरान उद्दीपन देना हम बंद कर देते हैं, तो उद्दीपन देना बंद करने के बाद कुत्ता तो कुछ दिनों तक लार गिराता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें विलोपन होने लगता है, विलोप होने लगता है उसका लार का। तो यहाँ पर आपने देखा विलोपन का नियम। इसके बाद स्वतः पुनर्लाभ का नियम, यानी कि कुछ दिनों के बाद पुनः यदि उसी प्रकार का घंटी बजाया जाता है तो कुत्ता गलती से लार गिरा देता है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या, इन्होंने जो लार गिरा दिया, घंटी के बजाने से लार गिरा दिया, ये स्वतः पुनर्लाभ के नियम के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमने बताई उद्दीपन समानीकरण का नियम, उद्दीपक विभेदीकरण का नियम, कालक्रमिक नियम, बाह्य अवरोध का नियम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी बातें हम लोगों ने की, जितनी भी अब इसमें कुछ छोटी बड़ी बातें होंगी, छुटी हुई बातें होंगी, उसके संदर्भ में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।